स्वागत है आप सभी का मनी गुरु की इस खास पेशकश में। मैं हूं स्वाति रायना। मनी गुरु में हम मना रहे हैं आर्थिक आजादी वीक और इस हफ्ते हर दिन हम आपको बता रहे हैं आर्थिक आजादी पाने के टिप्स। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे महिलाओं की आर्थिक आजादी की। महिलाओं को किस तरह अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए और कैसे आर्थिक आजादी के सहारे अपने सभी लक्ष्य हासिल करने चाहिए। इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। उनका परिचय करा दें। फिनफिक्स रिसर्च की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी और आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट में म्यूचुअल फंड के हेड श्वेता रजानी। प्रवीण और श्वेता, आप दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं मनी गुरु के आज की इस खास पेशकश में। आज की शाम महिलाओं के नाम और खास तौर पर महिलाओं की आर्थिक आजादी की बात होती है तो कुछ आंकड़े मेरे ख्याल से यहाँ पर ये बताने के लिए काफी रहेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर में महिलाओं का प्रदर्शन या फिर महिलाओं की भागीदारी या जो हम एक जेंडर गैप या जेंडर पे गैप देखते हैं तो वो उसमें किस हद तक सुधार हुआ है और भारत उस मामले में कहां पर है। इसलिए प्रवीण, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि फाइनेंशियल सेक्टर में खास तौर पर महिलाओं की स्थिति इस वक्त कैसी है। नमस्कार स्वाति। बिल्कुल, आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है जो आज हम कर रहे हैं। आई थिंक ओवर द इयर्स अगर हम इंडिपेंडेंस से देखें तो बहुत इम्प्रूवमेंट आई है एक ओवरऑल विमेन के स्टेटस में। आज उनका पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में काफी ज्यादा है। पर मेरे ख्याल से एक तरफ जब हम ये बोल रहे हैं स्वाति, तो अभी भी आगे जो फासला है तय करने का वो काफी लंबा है। कुछ मैं आपको यहाँ स्टैटिस्टिक्स देना चाहूंगी। अगर हम 2022 के जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके हम ग्लोबल जेंडर गैप की बात करें तो उस फिगर्स के हिसाब से जो 4 चीजों पे डिटरमिन करता है कि पुरुषों और महिलाओं में ये गैप कितना ज्यादा है, जिसमें आपकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन आती है, एजुकेशन आ जाता है, हेल्थ सर्वाइवल आता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आती है। तो ये गैप स्वाति अभी भी इतना ज्यादा है कि इसको भरने में 132 साल लगेंगे। तो मेरे ख्याल से ये अकेला ही एक ऐसा स्टैटिस्टिक है जो अभी हमें बता देता है कि कितनी लंबी दूरी है जो हमें तय करनी है। और जहां तक महिलाओं के फाइनेंसेस की बात है, वहां पे भी काफी ज्यादा हमें ये देखने को मिलता है कि व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग देयर ओन मनी तो महिलाएं कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हटती हैं। और उसमें हमने देखा है कि उनकी जो सेविंग की तरफ टेंडेंसी है वो एक ज्यादा सुरक्षित एसेट्स की तरफ ज्यादा है। ऐसी भी बहुत महिलाएं हैं, करीबन 35% तक, जिनके पास कोई सेविंग्स ही नहीं है, जो कुछ सर्वेस दर्शाते हैं। और जो वुमेन के चैलेंजेस हैं वो उनकी जो फाइनेंशियल हाउ दे मैनेज देयर फाइनेंसेस वो बल्कि एक सेकेंडरी पार्ट है। पर उससे पहले जो वो ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करती हैं वो ही इतने ज्यादा स्टार्क हैं। जैसे कि आप देख लीजिए जो पे गैप है, पे गैप अकेला फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, बिकॉज हम तीनों लोग यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से हैं, तो वहां पे जो पे गैप है वो करीबन 18% है। महिलाओं कम अर्न करती हैं पुरुषों के मुकाबले, जो इंडिया का मॉन्स्टर का सर्वे बोलता है। एंड अगर और स्किल सेक्टर्स में जाएं स्वाति तो ये फिगर करीबन 26 से 28% तक का गैप भी दर्शाता है। तो ये ब्रॉडली आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि महिलाओं की जो जर्नी है, वेदर इट इज देयर करियर्स, इट इज देयर लाइफ और इट इज देयर फाइनेंसेस, वो थोड़ी ज्यादा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। एंड अभी उस रास्ते को पार करने में और सेम प्लेन पे आने में बहुत टाइम लगेगा पुरुषों के साथ। ओके, तो कुछ फिगर्स पे हमने यहाँ पर बात की है श्वेता, कुछ ऑब्स्टिकल्स की यहाँ पर प्रवीण ने बात की। मैं चाहती हूँ कि आप इसमें बताएं कि अभी भी इन्वेस्टमेंट के मामले में या फिर ओवरऑल जो महिलाओं का जो मनी मैनेजमेंट होता है उसमें किस तरीके की चुनौतियां हैं जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम के आड़े आती है एक महिला के सामने। क्या वो उनके अपने बिहेवियर है टुवर्ड्स मनी या फिर ये सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ है? जी स्वाति, तो जैसे प्रवीण ने कहा गैप आज भी काफी है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये था कि जो महिला वर्कफोर्स है वो 20% पे ही है आज के दिन पे। और जैसे प्रवीण ने कहा, ये हमने देखा है कि जब महिलाएं इन्वेस्ट करती है तो वो उनके लिए पहले मतलब कंजर्वेटिव एसेट क्लासेस जिनको हम बोलेंगे उसके तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे कि वो पहले इतने सालों से बोला गया है गोल्ड
लेना चाहिए, सोने में आप इन्वेस्ट करें तो वो ज्वेलरी की तरफ उनका झुकाव थोड़ा ज्यादा होता है, डेट बैंक एफडीज की तरफ उनका झुकाव थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो एक तरह का हम बोलेंगे कि माइंडसेट ही उस तरह से रहा गया है, जो उनको दिक्कतें आज भी आती है इन टर्म्स ऑफ उनका पैसा वो कैसे ग्रो करें। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज आई वुड से। दूसरा, काफी महिलाएं इतनी एजुकेटेड नहीं होती हैं व्हेन इट कम्स टू देयर मनी मैनेजमेंट। तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे जब हमारा क्या होता है, हम मंथली जो हमारी इनकम आती है उसमें से पहले हम खर्चा कर देते हैं, फिर जो बचता है उसको हम हमारे निवेश के लिए रखते हैं, जबकि वो उल्टा होना चाहिए। आपकी आपकी जो मंथली इनकम आ रही है उसमें से आपको एक एक परसेंटेज आपका निकाल के पहले निवेश के लिए रखना चाहिए, वो बचाएं, उसको निवेश करें, उसके बाद जो बचता है आप अपने खर्चे के लिए रखें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप बेहतर तरीके से आपके पैसे को मैनेज करेंगे। और शुरुआती दिनों में आपको कम से कम 30% आपका जितना भी आप कमा रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े उस उसमें से 50 से 60% आपको सेव करके उसे निवेश करना चाहिए। तो ये एक छोटी सी चीज आ जाती है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो जिनको अपनाकर जो महिलाएं हैं वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकती हैं। जो एक बिहेवियर है जिसका जिक्र श्वेता ने भी किया, प्रबलीन, महिलाओं को गोल्ड बहुत पसंद है। और अगर किसी भी महिला से पूछा जाए, ये एक एसेट तो उनके पास होता ही होता है और वो उसको लेकर काफ़ी सुरक्षित भी महसूस करती हैं। काफ़ी ज़्यादा उसके साथ एक लगाव, इमोशनल लगाव भी है। ट्रेडिशनली भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। तो गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर है महिलाओं का, वो क्या कुछ बदला है, या अभी भी फिजिकल गोल्ड ही ज़्यादा महिलाएं रखना पसंद करती हैं कि कम से कम चलिए हाईली लिक्विडिटी एसेट तो है, कभी भी ज़रूरत पड़ी तो पैसे मिल सकते हैं, या फिर हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को देने के काम आ सकता है शादियों में। तो क्या ये माइंडसेट अभी भी वैसा है या कुछ बदला है? बिल्कुल स्वाति, गोल्ड की तरफ मेरे ख्याल से एक आकर्षण है वो इंडियन हाउस होल्ड में, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, मेरे ख्याल से एज एन एसेट ये सदियों से रहा है और ये अभी भी है। मेरे ख्याल से महिलाओं का जो एक कॉन्सेप्ट रहा है कि ये सिंपल सी चीज है समझने में कि जो सोना उनके पास उनकी अलमारी में है या लॉकर में है वो उनका अपना है और किसी आड़े वक्त पर उनके काम आ सकता है। और अगर हम पुराने जमाने से, चाहे आप बॉलीवुड के मूवीज देखते आइए चाहे आप सीरियल्स देखिए, इस चीज का यूज हमने देखा है, जो एक अक्रॉस जो सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन होती है अक्सर सिनेमा वो दिखाती रही हैं कि आपने अपने सोने के कंगन गिरवी रखे, यानी कि गोल्ड को एक डिस्ट्रेस में यूज किया है महिलाओं ने। और आई थिंक उनको इस चीज की एक वैल्यू है कि ये एक एसेट है जो हमें समझ में आता है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और इसीलिए महिलाओं का कहीं ना कहीं उसकी तरफ रुझान है। और इसके पीछे स्वाति अगर हम समझें तो आप पुरुषों का भी माइंडसेट देखिए कि मेरे ख्याल से उनको भी ये लगता है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है एक ऐसे एसेट का, जब हम ज्वेलरी फॉर्म में बात करते हैं, जो आप यूज भी कर रहे हैं और आपकी पैसे की बचत भी हो गई और वो पैसा बढ़ता है। तो ये ट्रेडिशनली रहा है, बट आई थिंक अब बदलते समय के साथ थोड़ी सी अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ी है, जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि शायद कल को जब वो बच्चों को देना चाहेंगे तो बच्चे वो सेम ज्वेलरी नहीं पहनना चाहेंगे और वो जाके बदलेंगे ही, तो उसमें बहुत लेने देने में बहुत नुकसान होता है। उसके अलावा क्योंकि जो भी मेकिंग चार्जेस होते हैं और सोने की प्योरिटी को लेके कुछ डाउट्स उभरते हैं, बिकॉज अब अवेयरनेस बढ़ रही है कि आप सोना दूसरे फॉर्म्स में भी खरीद सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि एक शिफ्ट तो आया है, बट अभी उतना स्ट्रांग नहीं है स्वाति कि हम ये बोलें कि हमने टोटली जिसको बोलेंगे हम एक तरफ से हार्ड एसेट जो फिजिकल फॉर्म में था हमने उसको टोटली एक ऑनलाइन और फाइनेंशियल फॉर्मेट में ले आए हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। एक अभी भी रिलक्टेंस है। उसके अलावा मेरे ख्याल से स्वाति कई बार ये भी होता है कि महिलाओं को क्योंकि सोना अपनी शादियों पे, ओकेजन्स पे मिल जाता है, तो उसी को वो आगे बिल्ड ऑन करती रहती हैं। और एक मेरे ख्याल से जो अपने पास रखने की जो उनकी फीलिंग है कि ये चीज है जो मेरे
पास रहती है, आई थिंक उससे उनको जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो अभी भी आड़े आता है कि वो टोटली उसको फाइनेंशियल फॉर्म में लें जहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करके सोना खरीद रहे हैं। बट यस, जो महिलाएं इन्वेस्ट करती हैं और जो बेनिफिट समझ लेती हैं कि जब आप उसको फिजिकल फॉर्म में ना बिल्कुल। रख के दूसरे फॉर्म में रखें, उनमें डेफिनेटली एक बदलाव सही है। बोला आपने प्रबलीन। जो मैं उन्हीं महिलाओं की बात कर रही थी जो कि मिलेनियल्स में शामिल हैं, जो आने वाली पीढ़ी का हिस्सा हैं, जो आने वाले भारत में योगदान अब देने वाली हैं या फिर ऑलरेडी दे रही हैं। उनकी शायद ट्रेडिशनली जो महिलाओं की सोच रही है उसे बदलती जा रही है। श्वेता, आप मुझे इस पर शायद और बेहतर ढंग से और भी ज़्यादा उसमें ऐड कर पाएँ कि गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड ईटीएफ है, उसमें जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर निवेश कर रही हैं क्या अभी भी? और फिजिकल गोल्ड तो चलिए थोड़ा सा एक प्रपोर्शन रख लिया अपने पास, लेकिन अगर गोल्ड के निवेश के विकल्प के तौर पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए, उसमें महिलाओं का जो रुचि है, उनका जो रुझान है वो बढ़ रहा है? बिल्कुल स्वाति, हमने ये देखा है कि जो महिलाएं इन्वेस्ट करती है वो फिजिकल गोल्ड से मूव होके जो हम डिजिटल गोल्ड बोलेंगे उसकी तरफ उनका झुकाव है अभी। वो बेनिफिट समझते हैं। आपको 3 फॉर्म आ जाते हैं आप अगर डिजिटल गोल्ड में डाल रहे हैं। एक हो गया आपका गोल्ड ईटीएफ, दूसरा हो गया आपका गोल्ड फंड, तीसरा हो गया आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड जो गवर्नमेंट की स्कीम है। तो इन तीनों में ही अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स बड़ी हैं। जो पैसे ये गोल्ड ईटीएफ 5 साल पहले मैनेज करते थे, जो आज मैनेज कर रहे हैं, उसमें इंक्रीज हुआ है। एम्फी की डेटा अगर देखेंगे तो उसमें फोलियो इंक्रीजेस हुए हैं। तो वो दिख रहा है कि थोड़ी बदलाव माइंडसेट में आ रही है। अगर मैं 3 ऑप्शंस तीनों की बात करूं तो उसमें गोल्ड ईटीएफ में जो पैसा होगा वो ज्यादा है, क्योंकि वहां पे आपको 3 तरह के बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड है, वो एक्सचेंज पे मतलब जैसे शेयर खरीदा बेचा जा सकता है वैसे गोल्ड खरीदा बेचा जा सकता है। प्योरिटी के कोई क्वेश्चन नहीं है, उसमें आपको पता है आपको बेस्ट प्योरिटी मिल रही है। तीसरा, उसमें आपका जो खर्चा होता है वो सबसे कम होता है और जो क्वांटिटी आप चाहें आप खरीद सकती हैं। तो ये बेनिफिट आपको ईटीएफ में सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए झुकाव गोल्ड ईटीएफ की तरफ ज्यादा रहता है। गोल्ड फंड अल्टीमेटली ईटीएफ में डालता है लेकिन उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा करके महिलाएं प्रेफर नहीं करती। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड भी ऑप्शन है। उसका एडवांटेज ये होता है कि आपको गोल्ड की प्राइस में जो बढ़ोतरी होगी वो तो मिलेगी ही, उसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको 2.5% की और इंटरेस्ट भी देती है जो साल में 2 बार आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड का अगर मैं डिसएडवांटेज बोलूं तो ये होता है कि वो 5 साल 7 साल के एक तरह से लॉक इन के साथ आते हैं। तो अगर आप उतने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। उसमें लिक्विडिटी उतनी नहीं होती। तो इसीलिए इवन दो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड 2.5% तक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, जो झुकाव हमने देखा है वो ईटीएफ की तरफ ज्यादा है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि झुकाव महिलाओं का ईटीएफ की तरफ ज्यादा है और ये निवेश के साथ साथ सेहत की सुरक्षा की भी का भी ख्याल रखना जरूरी है प्रबलीन। और इसको लेकर आंकड़े क्या बताते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है उसके पार्टिसिपेशन में महिलाओं का नंबर कहां पर आता है? वैसे भी भारत में इंश्योरेंस का जो दायरा है वो उतना नहीं है जितना अभी भी होना चाहिए, फिर भी उसमें महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो कितनी ज़्यादा है? क्योंकि एक बात तो हम जानते ही हैं कि अब लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। लेट शादियां क्योंकि हो रही है तो जो सिंगल वुमेन है उनका भी आंकड़ा काफ़ी हद तक बढ़ा है काफ़ी हद तक। उसके अलावा कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ महिलाओं में देखी जाती है, दैट मीन्स हेल्थ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ये तो पुरानी बात अब हो गई है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा जीती हैं, दैट मीन्स उनको अपने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं स्टेटिस्टिक्स? जी, स्वाति, बिल्कुल सिचुएशन वाइज आई थिंक अवेयरनेस महिलाओं में बड़ी है। अभी भी जो लाइफ कवर है वो वही महिलाएं ज्यादातर देख रही हैं जहाँ पे वो या तो सिंगल मदर्स हैं या फिर अभी मैरिड नहीं है और उनके ऊपर लाइबिलिटी है।
क्योंकि ज्यादातर अभी भी जो शादीशुदा महिलाएं हैं वहां पे एक ब्रॉडर माइंडसेट और एक अंडरस्टैंडिंग है, एक अनसेड की जो पुरुष हैं उन्हीं का लाइफ इंश्योरेंस पे ज्यादा जोर होता है इंस्टेड ऑफ महिला। पर जहाँ पे मैंने सिंगल मदर्स देखी हैं और सिंगल यंग वुमेन और वुमेन इन देयर 30s एंड 40s जिनके ऊपर स्पेशली लोन्स हैं, उनमें डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट होता है कि वो अपना लाइफ कवर भी लें, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको उनको सिक्योर करना है। तो एक अवेयरनेस में डेफिनेटली बदलाव है, क्योंकि कुछ साल पहले तक मेरे ख्याल से विमेन की लाइफ इंश्योरेंस की हम लोग कभी बात भी नहीं करते थे। जहां तक हेल्थ इंश्योरेंस का सवाल है, ज्यादातर स्वाति जहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, मैरिड वेमेन है, वहां पे अलग से नहीं अभी भी कुछ ज्यादा देखा जा रहा है। एक फैमिली फ्लोटर या जो उनका एक फैमिली का ओवरऑल कवर है, उसी के तहत वो अपने लिए इंश्योरेंस देखती हैं। बहुत ज्यादा केसेस मैंने नहीं देखे हैं जहां वो अलग से अपने लिए कुछ एडिशनल कवर्स लें, जबकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने स्पेशली कुछ क्रिटिकल इलनेस के केसेज हैं जो हम स्पेसिफिक टू वुमेन ज्यादा देखे गए हैं। बट अभी तक से उस चीज की तरफ मैंने बहुत ज्यादा अवेयरनेस जो है वो नहीं देखी है महिलाओं में। बट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ कवरिंग देयर लाइफ, जहाँ पे सिंगल वुमेन है और यंग अनमैरिड वुमेन है, वहां पे एक है बदलाव, और ये बहुत एक पॉजिटिव चीज है बिकॉज ये हमारे सेफ्टी नेट है। और इसके अलावा अगर हम एक क्योंकि हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं स्वाति, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो एक बफर फंड और जो इमरजेंसी फंड की हम बात करते हैं, उसको लेके भी पहले से अवेयरनेस डेफिनेटली ज्यादा बढ़ी है, बिकॉज वो समझते हैं कि कोई मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे वो पैसा उनके काम आ सकता है, उनके या उनके फैमिली मेंबर के। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की, और हमारे साथ है दो खास मेहमान, फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी और आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट से श्वेता रजानी हमारे साथ है। श्वेता, अब मैं आपसे महिलाओं के लिए मनी टिप्स लेना चाहूंगी। जो तमाम महिला दर्शक इस वक्त हमें देख रही हैं, वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कैसे करें, कैसे बचत से शुरुआत करें, फिर कितना निवेश उन्हें करना चाहिए, और बेसिकली लंबे गोल्स के लिए या फिर मीडियम टर्म गोल्स के लिए उन्हें एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए विद इन इक्विटी एंड डेट, ये भी बताइएगा। जी स्वाति, बिल्कुल। तो सबसे पहले और मैं बोलूंगी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जब आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की, पहली स्टेप उसमें वो होती है गोल सेट करने की। आपका लक्ष्य क्या है? और लक्ष्य सेट करते वक्त तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है। पहले, जो आप लक्ष्य सेट करें वो वैल्यू टर्म्स में सेट करें। दूसरा, जब आप वैल्यू सेट करें तो एक टाइम पीरियड, कितने समय में आपको वो गोल अचीव करना है, वो बहुत जरूरी होता है। और तीसरा, आप महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपना गोल सेट करें। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे समझ लीजिए अब कोई अर्ली 20s में महिला है जिसने अभी अभी अपना करियर चालू किया है, उसके गोल अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है उसका शॉर्ट टर्म गोल, 3 साल में मुझे एक गाड़ी खरीदनी है या मुझे ज्वेलरी खरीदनी है जिसके लिए मुझे 15 लाख चाहिए। अब ये 15 लाख का फिगर कैसे हुआ? आज के दिन में समझ लीजिए गाड़ी खरीदने के लिए आपको 11-12 लाख चाहिए, तो आज जो गाड़ी आपको 11-12 लाख में मिलेगी, 3 साल बाद आपको 15 लाख में मिलेगी। तो ये आप ध्यान में रख के करें। एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है जो रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल हो सकता है कि 25 साल बाद मुझे रिटायर करना है, तो मुझे उसके लिए 3 करोड़ बाय द एंड ऑफ 25 इयर्स मुझे चाहिए। तो आपका क्या गोल है? शॉर्ट टर्म हो गया जो विद इन 3 इयर्स आपने अचीव करना है, मीडियम टर्म जो आपको 5-6 साल में अचीव करना है, और लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका। अब सबसे पहले तो ये एक निर्धारित करें। दूसरी चीज फिर आती है कि ये गोल अचीव करने के लिए मुझे क्या एसेट एलोकेशन करना चाहिए। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे गोल्ड, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, ये 4 कॉमन एसेट क्लासेस होते हैं जहां आप निवेश कर सकते हैं। इसमें से फिलहाल आप हम रियल एस्टेट और गोल्ड को साइड में रखेंगे। निवेश के लिए आपके जो 2 बेहतरीन एसेट क्लासेस होते हैं वो इक्विटी और डेट होता है। इक्विटी का रोल ये होता है कि लंबे समय तक अगर आप इक्विटी में बने रहें तो आप 12-13% तक की रिटर्न हमने हिस्टोरिकली देखी गई है, इक्विटी आपको दे सकती है। डेट में आपको आज के दिन पे अगर आप डालेंगे तो करीबन 6.5-7% की रिटर्न मिलेगी। लेकिन डेट एक तरह से आपके पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करती है, आपकी जो रिस्क होगी उसको बैलेंस आउट करने में हेल्प करती है।
तो इक्विटी और डेट ये दो एसेट क्लासेस के साथ आपने निवेश करना चाहिए। अब तीसरी चीज आती है किस प्रपोर्शन में आप इसे इन्वेस्ट करें। तो मेरी एडवाइस यहाँ ये रहेगी कि अगर आपका गोल बहुत लंबे समय तक का है या 5 से 7 साल के ऊपर का आपका जो भी लक्ष्य है, उस हिसाब से आप 70 से 80% आपका इक्विटी में डाल सकते हैं। कम से कम 80% आप इक्विटी में डालें, 30% आप डेट में डालें। अगर आपका होराइजन 3 साल के आसपास का है तो फिर आप उसको 60% डेट में डालें, 40% इक्विटी में डालें। इसमें आप अपना रिस्क को भी ध्यान में रखें। मैं अज्यूम कर रही हूँ अगर आपका उतना लंबा होराइजन है, आपने अभी शुरुआत करी है या आप 30s या 40s में है, तो ये एसेट एलोकेशन आपके लिए भी मेरे हिसाब से सही है। तो 3 चीजें, पहले आप तो गोल सेट एसेट कर लें। एलोकेशन क्या रखें? ओके एब्सोल्युटली। तो गोल सेट करें, एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना चाहिए आपको। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए एक आप जो महिला दर्शक हमें देख रही हैं वो अपना पोर्टफोलियो बना सकती है और बहुत ही अच्छे ढंग से एक फाइनेंशियल प्लानिंग को तैयार किया है आप सभी के लिए श्वेता ने। और हम तो आर्थिक आज़ादी की बात कर रहे हैं प्रबलीन यहाँ पर, लेकिन निवेश में कई ऐसे बंधन भी होते हैं जो हमें कई बार गुलाम भी बना लेते हैं। तो निवेश में किस गुलामी से हमें बचना चाहिए? बिल्कुल स्वाति, बहुत आपने सही बात बोली। बिकॉज जो हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब हम लोन्स और कर्जे के गुलाम ना हो। तो आई थिंक जब कोई भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, अपने मनी और बजटिंग की जो उसमें जो फर्स्ट स्टेप आ जाता है वो बजटिंग का आ जाता है। एंड बजटिंग में वो सबसे पहला स्टेप है कि कोई भी महिला है अपना एक जब इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रही है तो अपने खर्चे लिखें और खर्चों के हिसाब से उसमें एक डिस्क्रिशनरी, एक जो आपके बहुत जरूरी खर्चे होते हैं वो होते हैं और एक होते हैं जो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे शॉपिंग करना, कुछ कपड़े खरीदना, कोई ऐसी चीजें हैं जो आप आगे भी पुश कर सकते हैं। तो अपने खर्चों को थोड़ा सीमित रखना बहुत जरूरी है ताकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक जो अमाउंट है अपनी इनकम में से निकाल पाएं। उसके बाद हमने देखा है आज की तारीख में चाहे बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का यूज हो, चाहे बहुत सारे दूसरे ऑनलाइन मीडियम्स हैं स्वाति, जिनके जरिए क्या होता है कि आपको क्रेडिट बहुत इजीली मिल जाता है। आप जहां पे जाते हैं आपको दिखाया जाता है कि आप इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं। बट उससे क्या होता है कि आपकी एक आदत में परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो मेरी बहुत गुजारिश है सारी महिलाओं से कि इन क्रेडिट कार्ड या बाय नाउ पे लेटर टाइप की स्कीम्स को बिल्कुल ना यूज करें। आप यूज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को अपने पॉइंट्स के लिए, पर अगर आपके उतना अमाउंट आपके बैंक में है ताकि आप उसको उसी टाइम पे भी करें अपनी क्रेडिट स्कोर को सही रखने के लिए। उसके अलावा जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं स्वाति, तो कहीं ना कहीं हम घबरा जाते हैं जब हम और देखते क्योंकि हैं कि समय थोड़ा सा कम है, माफ कीजिएगा प्रबलीन, आपने यहाँ पर डेट मैनेजमेंट और लोन मैनेजमेंट की बात कही है कि जरूरत से ज्यादा कर्ज अपने सर पर न लें। और जब हमारे पोर्टफोलियो बनाने की बात हो रही है तो कुछ कैटेगरीज का जिक्र यहाँ पर श्वेता ने किया था, इसलिए शो के एंड में मैं आपके पसंदीदा फंड श्वेता जानना चाहूंगी। कौन सी कैटेगरी से आप हमारी महिला दर्शकों को कौन से फंड शामिल करने की सलाह देंगी? जी, 3-4 कैटेगरी है जो मैं रेकमेंड करूंगी। एक कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। इसमें बेसिकली फंड मैनेजर को फुल फ्रीडम दिया जाता है कि आपको जो सही लगे आप करें। तो इस कैटेगरी में 2 फंड है, एक है कैनरा का फ्लेक्सी कैप, एक है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप। ये 2 बेहतरीन फंड्स हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होती है मिड कैप कैटेगरी। अब मिड कैप कैटेगरी की क्षमता होती है कि लार्ज कैप के कंपैरिजन में वो थोड़े ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो इसका फायदा हमें जरूर उठाना चाहिए। यहाँ पे एक कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड है मिड कैप फंड में की कैटेगरी में, वो बहुत अच्छा फंड है, वो डाल सकते हैं। एक और कैटेगरी मैं बोलूंगी यहाँ पे होती है मल्टी कैप कैटेगरी, जिस रूट में अगर आप डाल रहे हैं तो आपको लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स तक का एक्सपोजर मिल जाता है। तो ये एक फंड होना चाहिए। इस कैटेगरी में मैं बोलूंगी एक इन्वेस्को का मल्टी कैप फंड है, वो कंसिडर कर सकते हैं। और एक और स्पेशल फंड आई विल से कॉन्ट्रा कैटेगरी होती है। कॉन्ट्रा कैटेगरी का मतलब ये है कि आप
उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो फिलहाल अच्छा नहीं कर रही, लेकिन आगे जाके उनका अच्छे करने के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे एक SBI कॉन्ट्रा फंड है, ये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ओके, तो एक कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो बनाने का तरीका और उसमें कौन सी कैटेगरीज के फंड शामिल कर सकते हैं श्वेता ने आपको बताया, और किन बातों से दूर रहना है, कैसे महिलाओं को मनी मैनेजमेंट करनी है, इस पर चर्चा करने के लिए प्रबलीन बाजपेयी और श्वेता रजानी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे। आप हमारे साथ मनी गुरु महिलाओं की आर्थिक आजादी स्पेशल एपिसोड में शामिल हुई।